सहारा जैसे ही घर लौटा, उसने देखा उसकी झोपड़ी का ताला टूटा हुआ था। वो चौंक कर अंदर गया। उसने देखा कि घर के सारे बर्तन गायब थे। घर में पुराना बिस्तर और एक मिट्टी का चूल्हा नजर आ रहा था। हे भगवान, गरीब के घर में भी चोरी। चोर को चोरी करने के लिए मेरा ही घर मिला था। गिने चुने 2-4 बर्तन थे, वो भी चले गए। अब तो पानी पीने के लिए एक गिलास भी नहीं बची। वो भूखा प्यासा घर से बाहर निकल गया। चलते चलते नदी किनारे पहुंच गया। उसने देखा एक कौवा एक केकड़े को परेशान कर रहा था। केकड़ा जान बचाने के लिए आगे बढ़ रहा था और कौवा उसे चोंच से पकड़ रहा था। मिंटू दौड़कर केकड़े के पास पहुंच गया और कौवे को भगा दिया। चल उड़कर भाग जा कौवे, सीधे साधे केकड़े को सता रहा है, बेचारे को घायल कर दिया। चिंता मत करो केकड़े भाई, मैं तुम्हें अभी पानी में छोड़ देता हूँ। इन कौवों से बचकर रहना। धन्यवाद भाई, आपने मेरी जान बचाई। दिल की गहराई से आभारी हूँ। मैं दिल से दुआ देता हूँ तुम्हें भगवान सारी खुशियाँ दे। दोस्त, मैंने ये तो अपना कर्ज अदा किया था। धन्यवाद दोस्त, तुम्हारी दुआ से मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है। मुझे बहुत प्यास लगी है, पहले पानी पी लेता हूँ। खाने के बारे में बाद में सोचूंगा। मिंटू ने पेट भरकर पानी पिया क्योंकि खाने की वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। दोस्त, क्या तुम कहीं बाहर गए थे और वहाँ से आ रहे हो? प्यारे दोस्त, इस समय तो मैं अपने घर से ही आ रहा हूँ। प्यास लगी थी इसीलिए यहाँ चला आया। मेरे घर में चोरी हो गई है, ये भी अच्छा ही हुआ। दोस्त, ये कैसी बातें कर रहे हो? पहली बात घर से आ रहे हो और प्यासे हो, दूसरी बात कह रहे हो चोरी हुई। अच्छा हुआ? बताओ बताओ, ऐसा क्यों कह रहे हो? देखो दोस्त, चोरी होने के कारण मेरे घर में कोई बर्तन नहीं बचा जिसमें मैं पानी पी सकता था, इसीलिए भूखा प्यासा यहाँ चला आया। चोरी हुई इस बात को मैं अच्छा इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर चोरी ना हुई होती तो मैं यहाँ कैसे आता। मुझे भगवान ने यहाँ पहुँचा दिया, तुम्हारी सुरक्षा हो गई, मुझे एक प्यारा दोस्त मिल गया। सच कह रहे हो दोस्त, तुम मुझे एक बहुत अच्छे दोस्त मिले। अब बताओ, अपने दोस्त को भूखा तो नहीं रख सकता मैं। यहीं रुक जाओ, मैं आता हूँ। केकड़े ने पानी में डुबकी लगाई और अपने साथ ही कुल्हड़ लेकर आ गया। उसने वो कुल्हड़ मिंटू के हवाले कर दिया। मेरे दोस्त, तुम्हें भूख लगी है? अभी तुम्हारे सामने खाना आ गया। कुल्हड़ में चमक आई और देखते ही देखते भोजन सामने पेश हो गया। आप क्या देख रहे हो दोस्त? बड़े प्यार से खाओ, जितना भी चाहे खाओ। ये जादुई कुल्हड़ है, कोई कमी नहीं आने देगा। जो मांगोगे वही देगा। अरे दोस्त, ये तो कमाल का कुल्हड़ है। तुम इसे मुझे क्यों दे रहे हो? अपने पास रखो, तुम्हारे बड़े काम आएंगे। मेरे दोस्त, मुझे रहने के लिए इतना बड़ा सरोवर मिला है और खाने पीने की सारी व्यवस्था है। मुझे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने तुम्हारे जैसा एक अच्छा दोस्त दे दिया है। अब मुझे किसी चीज से क्या लेना देना। ये तुम्हारे काम आएंगे दोस्त, ये तुम्हारी गरीबी भगाएगा। अब तो हम मिलते ही रहेंगे। और हाँ कुल्हड़ भाई, मेरे दोस्त का ख्याल रखना, इनकी हर जरूरत को पूरा करना, इन्हें धन दौलत भी देना, इन्हें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्त, मैं चलता हूँ। पानी के अंदर रहना, सुरक्षित रहना, तुम्हारी पानी की दुनिया अच्छी है। मिंटू ने अपने दोस्त केकड़े को समझाया और जादुई कुल्हड़ लेकर घर पर चला आया। उसका तो कायदे का घर भी नहीं था। घर में अनाज का दाना नहीं था। सारे बर्तन गायब हो चुके थे। सामान के नाम पर सब पुरानी टूटी फूटी चीजें थी जिसे चोर भी ना हाथ लगाए। हे भगवान, इस घोर गरीबी में आपका ही सहारा है। आपकी कृपा से एक अच्छा दोस्त और ये जादुई कुल्हड़ मिल गया। मैं तो मेहनत करूँगा, फल देना आपका काम है। मिंटू का पेट भर गया था, इसलिए उसे नींद भी आ गई। वो जमीन पर ही सो गया। वो बड़ी देर तक सोता रहा और उसके घर में परिवर्तन होता रहा। जब उसकी आंख खुली तो वो चारों तरफ देखकर आश्चर्य में पड़ गया। अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे बर्तन, अच्छे सामान और इसके साथ साथ उसके घर की भी पूरी काया पलट हो गई थी। वो एक सुंदर घर का मालिक बन गया था। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसे कुल्हड़ कहीं नजर नहीं आया। वो उसकी तलाश करने लगा, फिर भी नहीं मिला। कुल्हड़ भाई, मुझे इतना सब कुछ देकर कहाँ छुप गए हो? सामने तो आओ। इतने में कुल्हड़ की आवाज आई। मैं यहाँ हूँ, आओ मुझे उठाओ, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। मिंटू ने कपड़े के ढेर के पीछे देखा तो देखता ही रह गया। कुल्हड़ के अंदर से सुनहरी चमक आ रही थी। वो सोने के सिक्कों से भर गया था। मिंटू ने उसे उठा लिया और सारे सिक्के बाहर निकालकर उसे अच्छे स्थान पर रख दिया तो वो फिर से सुनहरे सिक्कों से भर गया। कुल्हड़ भाई, ये क्या कर रहे हो? इसके पहले तो इतना एहसान कर चुके हो, अब क्या मुझे करोड़पति बनाना चाहते हो? इतना कहकर मिंटू ने कुल्हड़ को खाली किया और वो फिर से भर गया। कुल्हड़ भाई बस करो, अब और नहीं चाहिए। मुझे ज्यादा दे दोगे तो मैं आलसी बन जाऊंगा, आलसी बनकर बीमार हो जाऊंगा। मुझे भी तो मेहनत करने का मौका दो। मिंटू भाई, अब आप अपनी जिंदगी अपने ढंग से सवार ले। जब भी मेरी सेवा की आवश्यकता पड़े मुझे हुक्म कर देना। ये तो केकड़ा भाई के कहने से मैंने आपको दिया है। आप सो रहे थे और मैं चमत्कार में लगा हुआ था। अभी तक आपने मुझसे कुछ नहीं मांगा है, जब मांगेंगे तो मैं देर नहीं लगाऊंगा। अरे कुल्हड़ भाई, मुझे तो आपने सब कुछ दे दिया, अब तो कोई हसरत बाकी नहीं रही।
मिंटू भाई, अभी एक कमी रह गई है। सब कुछ तो मिल गया है, अब और कौन सी कमी रह गई? एक घर वाले की। कुल्हड़ की बात सच थी और मिंटू शर्माने लगा। उसे भी एक जीवन साथी की तलाश थी। वो शुभ समय भी जल्दी ही आ गया। मिंटू के एक रिश्तेदार की सुंदर सुशील लड़की नेहा का रिश्ता उसके लिए आ गया और उसकी शादी हो गई। मिंटू ने एक व्यापार शुरू कर दिया और उसकी जिंदगी की गाड़ी बड़े अच्छे ढंग से चलने लगी। एक दिन घर में मिंटू नहीं था। उसकी धर्म पत्नी नेहा ने जादुई कुल्हड़ को देख लिया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नेहा ने कुल्हड़ को उठाया और जैसे ही फेंकने चली, कुल्हड़ बोल उठी। देवी जी रुक जाइए, मुझे मत फेंकिए। तुम बातें कैसे कर रही हो? ये कैसे हो सकता है? मुझे बहुत डर लग रहा है। इतना कहकर नेहा ने कुल्हड़ को ले जाकर घर के दूसरे कमरे में एक जगह रख दिया और कमरे से बाहर आ गई। कुल्हड़ बाहर आ गई। डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो तुम्हारे पति जी की दोस्त हूँ। वो मुझसे कुछ नहीं मांगते, तुम ही मांग लो, मैं दे दूंगा। मुझे अच्छी अच्छी साड़ियाँ, कपड़े, अच्छे गहने, सोना, चांदी, हीरा दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी हाजिर करता हूँ। अच्छे वस्त्र, साड़ियाँ, गहने, सोना, चांदी, हीरे सब कुछ सामने आ गए। नेहा की आंखें चौंधिया गई। उसे लगा जैसे कोई सुंदर सपना देख रही हो। मिंटू भी आ गया। वो सब कुछ समझ गया। नेहा, मेरे कुल्हड़ दोस्त ने मुझे इस काबिल बना दिया है कि मैं कमा कर ही सारी चीजें खरीद सकता हूँ, अपनी मेहनत से मंजिल पा सकता हूँ। अब इनसे कुछ मत मांगना। मिंटू भाई, ये तो गृह लक्ष्मी की मांग थी, सो मैंने पूरी कर दी। उनका भी मन प्रसन्न हो गया। अब आप लोग सुख पूर्वक जीवन बिताइए। उस दिन से मिंटू और नेहा जादुई कुल्हड़ के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। वो दोनों बीच बीच में अपने दोस्त केकड़ा भाई से मिलने सरोवर के पास अवश्य जाते थे। कलावती और रानी जेठानी देवरानी थी। कलावती रानी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो हमेशा उसको कोसती रहती थी। रानी, अभी तक तूने खाना नहीं बनाया। यहाँ पेट में मेरे चूहे दौड़ रहे हैं और तू है कि अभी तक आराम फरमा रही है। बस बनने ही वाला है दीदी, अब थोड़ा सा इंतजार करिए। दाल नहीं हुई थी, एक सीटी लगनी बाकी है। जब तुझे पता है कि खाना बनाने में इतना वक्त लगता है, तो सुबह जल्दी क्यों नहीं उठती है? तेरी एक तो नींद है जो खत्म ही नहीं होती। आलसी कहेगी। दीदी, आज थोड़ा सिर में दर्द था, जिसकी वजह से आंख नहीं खुली। कल से जल्दी उठ जाऊंगी। थोड़ी देर में रानी खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है और तभी उसकी बेटी कोमल भागी भागी आती है। आज क्या बना है? बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दे दो। हाँ हाँ, इसको दे दो खाना। इसको तो जैसी बड़ी कमाई करनी है। रत्ती भर की लड़की है और ऐसा लगता है जैसे पूरी दानव है, दानव। पूरे दिन खाने को चाहिए। इतना तो मैं भी नहीं खाती जितना ये खा जाती है। जाने दो ना दीदी, बच्ची है, खेलते खेलते भूख लग जाती है। पहले मैं खाऊंगी, जो बचेगा वो कोमल खा लेगी। कोमल और रानी दोनों कलावती के खाने का इंतजार करते रहते हैं। जब वो खाकर उठ जाती है, तब जो बचा हुआ खाना होता है वो रानी को दे देती है। कोमल बुरे मन से वो खाना पेट भरने की वजह से खा लेती है, पर कलावती को तब भी चैन नहीं आता। ये दोनों माँ बेटी तो मेरी छाती पर मूंग ही डलती रहेंगी। इनकी वजह से तो ना मैं कुछ खा सकती और ना ही अच्छा पहन सकती, क्योंकि इनकी नजर तो सदैव मेरे ऊपर ही रहती है। इनका तो कुछ करना ही होगा। कलावती अपना सोने का हार रानी के कमरे में छुपा देती है और सुबह सुबह विलाप करना शुरू कर देती है। हाय रे, मेरा सोने का हार मेरी माँ ने दिया था जब ब्याह करके आई थी, तो माँ ने अपनी निशानी के तौर पर मुझे दे दिया था। इतना भारी सोने का हार था, न जाने किसकी नजर पड़ गई मेरे सोने के हार पर। क्या हुआ दीदी, सोने का हार कहाँ चला गया? जाने के लिए उसके क्या पैर होंगे? उसको तो किसी ने चुरा लिया है। मैं कुछ समझी नहीं दीदी। मैंने पूरे घर को देख लिया है रानी, पर मेरा सोने का हार नहीं मिल रहा। अब तो सिर्फ तेरा कमरा रह गया है। क्या पता तूने ही मेरा हार चुरा लिया हो। नहीं नहीं दीदी, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। अगर तू ऐसा नहीं करेगी तो मुझे अपने कमरे की तलाशी लेने दे। ठीक है दीदी, आप मेरे कमरे की तलाशी ले सकती हो, पर मैंने आपका हार नहीं लिया। कलावती रानी के कमरे की तलाशी लेने की एक्टिंग करती है और जहाँ पर उसने हार छुपाया था वहाँ से निकाल लेती है और उसको बहुत खरी खोटी सुनाती है। अच्छा, तो अब तेरी नजर मेरे गहनों पर भी है। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अब तेरा यहाँ पर रहना सही नहीं रहेगा। निकल जाओ माँ बेटी मेरे घर से। रानी कलावती के आगे बहुत गिड़गिड़ाती है, उससे विनती करती है, पर कलावती उसकी एक नहीं सुनती और उसको अपने घर से निकाल देती है। अब कलावती बहुत खुश होती है। चलो
इन दोनों से पीछा तो छूटा। अब मैं पूरे घर में सच में रानी बनकर रहूंगी। वहीं दूसरी ओर रानी और कोमल परेशान होकर इधर उधर घूम रही थी। उनके हाथ में बस एक थैला था जो कोमल ने ले रखा था। कोमल, मेरी बच्ची, तू यहीं पर रुक, मैं कहीं पर रहने का इंतजाम देख कर आती हूँ। तू कहीं पर मत जाना, जेठानी जी ने तो मुझे घर से बाहर निकाल ही दिया है। अब कहीं और ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। तू चलते चलते थक जाएगी, इसलिए ही सड़क के किनारे बैठ जा। कोमल वही सड़क के किनारे बैठी हुई अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। तभी उसे एक अंधी औरत दिखी जो सड़क पार करना चाहती थी, पर सबसे कह रही थी कि मुझे सड़क पार करा दो, पर कोई उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। कोमल को उस पर दया आ गई और उसके पास जाकर बोली, आओ माँ जी, मैं आपको सड़क पार करा देती हूँ। मैं बहुत देर से यहाँ पर खड़ी हूँ, पर यहाँ पर कोई भी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे सड़क के उस ओर जाना है, वहाँ मेरा घर है। ठीक है माँ जी, आपको सड़क पार कराकर मैं घर छोड़ाती हूँ। कोमल उस औरत को जैसे ही वो सड़क पार कराती है, तभी उसकी माँ उसको आवाज देती है। वो माँ से कहती है, आ रही हूँ, अभी बस इनको घर छोड़ाऊं। नहीं नहीं बेटा, तूने मेरी इतनी मदद कर दी, यही मेरे लिए काफी है। अब मैं अपने घर आराम से पहुँच जाऊंगी। तुझे तेरी माँ बुला रही है, तू जल्दी से वहाँ चली जा। कोमल उसको वहीं पर छोड़कर माँ के पास जाती है। रानी उससे थैला मांगती है तो उसको थैले में कुछ रखे होने का एहसास होता है। इस थैले को क्या हो गया? ये भारी क्यों हो रहा है? इसमें कुछ रखा था क्या कोमल तुमने? नहीं माँ, मैं तो बस इसको लेकर उस औरत को सड़क पार कराने गई थी। एक बार आप देख लीजिए ना, आखिर इसमें ऐसा क्या है? अरे, इसमें तो एक पर्स रखा हुआ है। मैं तो कोई पर्स साथ में लेकर चली नहीं थी। रानी उस पर्स को खोलकर देखती है तो उसमें 2000 के नोट रखे हुए हैं। वो उन्हें देखकर दंग रह जाती है। कोमल उसको सारी बात बता देती है। दोनों अंदाजा लगाते हैं कि कहीं ये उस अंधी औरत का तो पर्स नहीं। वो दोनों उस औरत को काफी ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर उस औरत का पता नहीं चल पाता। वो जितनी बार भी पर्स खोलती, उतनी बार उसको 2000 के नोट मिलते हैं। अरे कोमल, ये तो जादुई लेडीज पर्स लग रहा है। इसे तो जितने भी पैसे खर्च करो कम नहीं होते। शायद ये जादुई लेडीज पर्स वो अंधी औरत गलती से मेरे थैले में डाल गई होगी। पर बेटा, हमने उसको हर जगह ढूंढने की कोशिश की, पर वो हमें नहीं मिल रही, ना ही उसका किसी को पता है। मुझे लगता है ये जादुई लेडीज पर्स तुम्हारी नेकी का बदला है। तुमने उसकी मदद की, उसने बदले में तुम्हें ये जादुई लेडीज पर्स दे दिया। फिर तो माँ हमारे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। हाँ बेटा, पर हमें इन पैसों का लालच नहीं करना चाहिए। हमें बस अपनी जरूरत के लिए ही इन पैसों को निकालना चाहिए। बाकी पैसों को हमें जरूरतमंदों की मदद के लिए उपयोग में लाना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास कभी खत्म न होने वाले पैसे हैं। रानी उस जादुई लेडीज पर्स के पैसों से सबकी मदद करती है। एक गांव में बद्री नाम का एक गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी चंपा और बेटे बैजू के साथ एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उनके पास ले देकर एक कजरी गाय थी। बद्री दिन रात मेहनत करता था। चंपा गांव के ठाकुर उदय प्रताप के घर में काम करती थी। जो कुछ मिलता उसी से उनका खर्च चलता था। गाय का दूध बेचकर थोड़ी बहुत आमदनी हो पाती थी। उनका पड़ोसी मुकुंदी लाल बहुत आलसी और कामचोर था। वो उनसे जलता था। कई बार उनकी गाय अपने बाड़े में हाँकने की कोशिश कर चुका था। बैजू को अपनी गाय से बहुत प्रेम था। वह उसकी देखभाल करता था। सुबह सुबह ही चराने ले जाया करता। गांव की पोखरी में कभी कभी नहलाता भी था। उसे जब भी कोई तकलीफ होती उसके कान में बोल देता। एक दिन जब वो गाय के खूंटे के पास गया तो गाय गिरी हुई पड़ी थी। उसने देखा कि उसका पड़ोसी मुकुंदी लाल अभी अभी वहाँ से निकला था। अरे उठो ना कजरी, क्या हुआ तुम्हें? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन उसके रोने चिल्लाने का कोई असर नहीं हुआ। गाय नहीं उठी। माँ बापू देखो, हमारी कजरी को क्या हो गया। अभी मैंने मुकुंदी लाल काका को गाय के पास से जाते हुए देखा था। दोनों को बड़ा दुख हुआ और वो समझ गए कि मुकुंदी लाल ने ही गाय को कुछ खिला दिया है, पर कर ही क्या सकते थे। बैजू ने खाना पीना छोड़ दिया और रात को जब वो सोया तो उसके सपने में कजरी गाय आई। बैजू, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ। तुमने और तुम्हारे परिवार ने मेरी बहुत सेवा की है। इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। तुम्हारे बिना तो मेरा जीवन ही व्यर्थ है। तुम एक दूसरी गाय खरीद लो। क्या मजाक कर रही हो? अपने खाने भर का तो जुटता नहीं, गाय कहाँ से खरीदे? तुम लोगों ने जंगल में जहाँ मिट्टी के नीचे मुझे दबाया था,
वहाँ जाकर देखो, एक चक्की पड़ी होगी, उसे उठा लाओ। चक्की में एक मुट्ठी कोई अनाज डाल देना और कहना, चल रही चक्की ठम्मक ठुम, वो अपने आप ही अनाज देती जाएगी जो तुम इसमें डालोगे। ध्यान रहे, बिना एक मुट्ठी अनाज डाले चक्की कभी मत चलाना, वरना अनर्थ हो जाएगा। जब तुम्हारा बर्तन भर जाए तो कहना, रुक जा रे चक्की, ले ले दम। अगर तुम उसे रोकोगे नहीं तो वो चलती ही रहेगी। बैजू उठकर बैठ गया। उसने अपनी आंखें मली, देखा तो सवेरा हो गया था। बैजू तुरंत जंगल की तरफ भागा। वहाँ जाकर देखा तो सचमुच कजरी गाय की बताई हुई जगह पर चक्की रखी थी। वो उसे उठाकर ले आया और एक साफ कपड़ा बिछाकर उस पर चक्की रख दिया और एक बड़ा सा घड़ा लाकर रख दिया। फिर एक मुट्ठी चावल लाकर उसमें डाल दिया और बोला, चल रही चक्की ठमक ठुम। चक्की चलती रही, पूरा घड़ा भर गया। उसने कहा, रुक जा रही चक्की, ले ले दम। चक्की रुक गई। माँ, बापू, ये देखो, हमारे पास जादुई चक्की है। चंपा और बद्री आए तो देखकर आश्चर्यचकित हो गए। ये कहाँ से लाया और इतना सारा चावल कहाँ से आया? बैजू ने उसे अपने सपने की बात बताई। ला मैं भी देखूं तो सही। चंपा जाकर एक मुट्ठी गेहूं ले आई। उसने भी वैसा ही किया। चक्की चलती रही और गेहूं निकलता रहा। अरे बैजू, क्या बोलना था? बोल जल्दी, नहीं तो पूरा भर जाएगा। बैजू ने चक्की को रोक दिया। सब बहुत खुश थे। अब उनके पास अनाजों का ढेर लग गया। बद्री रोज बाजार जाकर अनाज मंडी में अच्छे दामों पर अनाज बेच दिया करता। कुछ ही महीनों में उन्होंने अपना कारोबार शुरू कर लिया। खूब मुनाफा होने लगा। सबसे पहले उन्होंने एक गाय खरीदी। धीरे धीरे उनके पास बहुत धन दौलत हो गई। उन्होंने बड़ा सा घर लिया, उसमें गौशाला बनवाया। मुकुंदी लाल से उनकी उन्नति देखी नहीं जाती थी। उसे तो खलबली मची रहती थी कि बद्री की तो गाय भी मर गई और इसके बाद भी ये कैसे इतना अमीर हो गया। एक दिन मुकुंदी लाल ने कहा, अच्छा बद्री भैया, कहाँ से गड़ा हुआ धन मिल गया? जरा हमें भी तो बता देते, हम भी तुम्हारी तरह कुछ धन दौलत कमा लेते। मुकुंदी लाल, हमने तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताया। इसका मतलब यह नहीं कि हम तुम्हारी करतूतों से अनजान हैं। जिस दिन मुंह खुल जाएगा उस दिन गांव वाले तुम्हारा हुक्का पानी भी बंद कर देंगे। हटो मेरे सामने से। बड़ा घमंड हो गया है इसे। मुझे तो पता करना ही होगा, आखिर इसकी अमीरी का रहस्य क्या है। दूसरे दिन जब उसने उसकी खिड़की से झांक कर देखा तो एक चक्की के आसपास तीनों बैठे थे और बैजू के बोलते ही चल रही चक्की ठम्मक ठुम, उसमें से चावल निकलने लगा। वो आधी बात सुनकर ही भागा। उसे तो ये भी नहीं पता था कि चक्की में एक मुट्ठी अनाज भी डाला गया था। किसी तरह इस चक्की को मुझे हटियाना ही पड़ेगा। दूसरे ही दिन जब बद्री और बैजू बाजार गए थे और चंपा गौशाला में खड़ी थी, तभी वो घर के भीतर चुपके से गया और उसकी चक्की उठा लाया। उसने अपनी पत्नी से कहा, अरे सुन, जल्दी से मेरे साथ चल, कुछ जरूरी सामान ले ले। हमारे पास जादुई चक्की है, हम ठाठ से किसी शहर में रहेंगे और अमीर हो जाएंगे। मुझे भी तो दिखाओ कैसे चलती है ये जादुई चक्की। मुकुंदी लाल ने तुरंत ही चक्की में बिना अनाज डाले ही उसे चला दिया और बोला, चल रही चक्की ठमक ठुम। चक्की ने 3 बार घुर्र घुर्र किया और अचानक उसका घर हिलने लगा। घर की सारी दीवारें थोड़ी ही देर में गिर गई। चक्की अपने आप बद्री के घर ठुमकती हुई पहुंच गई और मुकुंदी लाल और उसका परिवार मलबे में दबकर चिल्लाने लगे, अरे कोई बचाओ, हम बर्बाद हो गए, जल्दी निकालो वरना हम मर जाएंगे, बचाओ। चंपा ने देखा कि मुकुंदी लाल का घर गिर गया है तो वो भागी हुई गई। तब तक बद्री और बैजू भी आ गए। किसी तरह से उन्होंने मलबे से उन्हें बाहर निकाला। बद्री भैया, हमें अस्पताल ले चलो वरना हम मर जाएंगे। दोनों उन्हें अस्पताल ले गए। जब मुकुंदी लाल और उसकी पत्नी कुछ ही दिनों में ठीक होकर वापस आए तो मुकुंदी लाल ने कहा, बद्री भैया, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, हमें माफ कर दो। किस बात की माफी मांगने आए हो भाई? मुकुंदी लाल और उसकी पत्नी ने शुरू से अंत तक की सारी बातें बताई। बद्री और उसके परिवार वाले नेक दिल थे। उन्होंने सबको माफ कर दिया और कहा, सुबह का भूला शाम को वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते, अब से सुधर जाओ। दोनों परिवारों का मेल हो गया। अब मुकुंदी लाल भी बद्री के साथ उसके कारोबार में हाथ बटाने लगा। जादुई चक्की ने उनका जीवन बदल दिया।